हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फ्रेंड्स, द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड टॉपिक पे हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी जो पार्ट 1 थी। ये उसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आपने भी या किसी और अपने फ्रेंड्स को यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड को इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए सुना होगा, या हमने कभी कभी हम भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके बारे में यूनाइटेड किंगडम है क्या, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे ओवरसी टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश, ओवरसी टेरिटरीज ऑफ फ्रांस, ओवरसी टेरिटरीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स ऑफ चाइना। जोन्स बोल लो या रीजन बोल लो, तो ये सब टॉपिक हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम वीएस ग्रेट ब्रिटेन वीएस इंग्लैंड, यानी यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और इंग्लैंड क्या है। The British Isles are a group of islands in the North Atlantic of the northwestern coast of continental Europe, consisting of the islands of Great Britain, Ireland, the Isles of Man, the Hebrides and over 6,000 smaller islands। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश आइजल्स हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो आइजल वर्ड है, आइजल वर्ड का मीनिंग है आइलैंड्स। द ब्रिटिश आइजल्स, ये जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं नॉर्थ अटलांटिक ऑफ ओशन में, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप का हिस्सा हैं। कंसिस्टिंग ऑफ आइलैंड्स यानी कॉन्टिनेंट यूरोप का हिस्सा है। और इसमें कितनी आइलैंड्स आती हैं, ग्रेट ब्रिटेन आता है, आयरलैंड आता है, आइजल ऑफ मैन आता है, और बहुत सारी 1000 नंबर ऑफ आइलैंड जो हैं वो इस ब्रिटिश आइजल के अंदर आती हैं। तो पहले आपने समझ लिया कि ब्रिटिश आइजल के अंदर बहुत सारी आइलैंड्स आती हैं, उन्हीं के बीच ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड भी आता है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रेट ब्रिटेन क्या है। ग्रेट ब्रिटेन इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द ब्रिटिश आइजल्स। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये लार्जेस्ट आइलैंड है ब्रिटिश आइजल। ये जो मैंने बोला ना, ये जो ब्रिटिश आइजल है, इसमें 1000 नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। इन्हीं आइलैंड में से ग्रेट ब्रिटेन एक सबसे बड़ी आइलैंड है। इट इज़ लार्जेस्ट यूरोपियन आइलैंड, ये यूरोप की सबसे बड़ी आइलैंड है। इट इज़ नॉट ए कंट्री इटसेल्फ बट ए जोग्राफिकल एरिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये एक कोई कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। ये एक जोग्राफिकल एरिया है, इसके अंदर कंट्रीज आती हैं। दिस आइलैंड हाउसेस 3 कंट्रीज। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ग्रेट ब्रिटेन खुद एक कंट्री नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन एक जोग्राफिकल एरिया है। इसके अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। नेक्स्ट इसके साथ ही है आयरलैंड। आयरलैंड इज़ वन ऑफ द आइलैंड ऑफ द ब्रिटिश आइजल्स। आयरलैंड भी एक आइलैंड है ब्रिटिश आइजल्स की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंट्रीज, इसमें 2 कंट्रीज आती हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यानी आयरलैंड किसके इक्वल है, 2 कंट्रीज इसमें आएंगी, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड लेफ्ट यूनाइटेड किंगडम इन 1921 एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 1921 से पहले ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड थी, ये भी ब्रिटिश आइजल ब्रिटिश आइजल का ही पार्ट थी, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गई 1921 में। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये है यूरोप, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो आप सामने देख रहे हो कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट के बाहर है। ठीक है, तो ये जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन और आयरलैंड के बारे में, तो ये वाला पार्ट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है और ये वाला पार्ट जो है वो आयरलैंड है। ठीक है, तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन जो है एक लार्जेस्ट जो है आइलैंड है यूरोप की। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ये हम पढ़ रहे हैं कि ये एक जोग्राफिकल एरिया है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री नहीं है,
बल्कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक जोग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है। और आयरलैंड भी एक जोग्राफिकल एरिया है। आयरलैंड खुद में एक कंट्री नहीं है, आयरलैंड एक जोग्राफिकल एरिया है। इसके अंदर 2 कंट्रीज आती हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको समझ आ गया, ग्रेट ब्रिटेन एक जोग्राफिकल एरिया है और आयरलैंड भी एक जोग्राफिकल एरिया है। इनमें 3 और 2 उसमें 3 और उसमें 2 कंट्रीज आती हैं। यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री ऑफ कंट्रीज। यूनाइटेड किंगडम क्या है? यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री ऑफ कंट्रीज है, ऑफिशियली नोन एज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ना कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। यूनाइटेड किंगडम एक कंट्रियों की कंट्री है, ये खुद में कंट्री नहीं है। यूनाइटेड किंगडम एक कंट्रियों की कंट्री है और ऑफिशियली इसको हम क्या बोलते हैं? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इज ए सोवरजन कंट्री। सोवरजन कंट्री का मीनिंग होता है कि एक ऐसी कंट्री जो बाकी कंट्रियों को भी अपने अंदर कंट्रोल में करती है। मान लीजिए एक सुप्रीम पावर कंट्री जो बाकी कंट्रियों को भी अपने अंदर रखती है, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करती है। इज ए सोवरजन कंट्री इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूरोपियन मेनलैंड। द यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड द आइलैंड्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आइलैंड्स आती हैं ग्रेट ब्रिटेन की, जिसमें 3 कंट्रीज आती हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ आयरलैंड, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आयरलैंड का, जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, वो भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड मैनी स्मॉलर आइलैंड्स विद इन द ब्रिटिश आइजल्स। ब्रिटिश आइजल के अंदर जितनी भी और आइलैंड्स आती हैं, और मेन ये 4 जो हैं कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 कंट्रीज हो गई। यहाँ पे कौन कौन सी हो गई? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये समझ आ गया कि यूनाइटेड किंगडम खुद में एक कंट्रियों की कंट्री है, ठीक है, ये कंट्रियों की कंट्री है और इसके बीच में 4 कंट्रीज आती हैं और बड़ी सारी ब्रिटिश आइजल्स की आइलैंड्स आती हैं। देयर कैपिटल्स, यहाँ पे इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, वेल्स की कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की है बेलफास्ट, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम इज ए यूनिटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इन 2 वर्ड का मीनिंग समझिए। द यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक यूनिटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। वहाँ पे यूनिटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होने का मीनिंग है कि यहाँ पे जो कंट्री, इसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं ना, उनके पास भी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे भी उनका भी प्राइम मिनिस्टर होता है, उनको भी पावर्स दी गई हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी इन सारी कंट्रियों की, इन जो इसमें आती हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। और एक जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट भी होती है जो इनका काम होता है इंटरनेशनल मुद्दे देखना या और अफेयर्स वगैरह देखना। बाकी ये जो इसके अंदर कंट्रीज आती हैं इनके पास भी काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मीनिंग, मोनार्की तो आप समझते हैं कि जो राजा हुआ करते थे, ठीक है ना, लेकिन ये जो मोनार्की, अगर हम ये कहें कि भाई अभी यहाँ वर्ल्ड में सारे कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो अभी यहाँ पे अभी तक मोनार्की है, लेकिन ये मोनार्की जो है वो उस टाइप की नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यानी यहाँ पे जो मोनार्क होते हैं उनके पास इतनी सुप्रीम पावर नहीं होती हैं जितनी पहले होती थी, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होता है, ठीक है। द मोनार्क इज़ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, और यहाँ की जो मोनार्क है, यूनाइटेड किंगडम की जो मोनार्क है वो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है, जो 1952 से अभी तक जो है वो प्रेजेंट तक राज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ ए कंट्री दैट इज़ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। मैंने आपको बताया ना यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड भी उसी का एक पार्ट है। इट इज़ लार्जेस्ट अमंग द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड मोस्ट पॉपुलस। फ्रेंड्स, जो यूनाइटेड किंगडम है, इन ये जो 4 कंट्रीज
ये जो 4 कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम के अंदर आ रही हैं, तो इन 4 कंट्रीज़ में से इंग्लैंड जो है वो एरिया वाइज भी सबसे बड़ी है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ी है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले इनको मैप में देख लेते हैं, फिर हम ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, या अब मैं आपको बता दूं ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है, इसको हम बोल रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये एक जोग्राफिकल एरिया है ग्रेट ब्रिटेन, और इसके अंदर 3 कंट्रीज आ रही हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। और इसी तरह से ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं आयरलैंड, और इसमें 2 कंट्रीज हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, लेकिन ये जो ये इतना पार्ट है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार्ट है स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इनको हम बोल रहे हैं यूनाइटेड किंगडम। और भी बड़े सारी और भी बड़ी सारी छोटी छोटी आइलैंड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही 4 हैं। ठीक है, और इनमें से इंग्लैंड आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी है, यानी एरिया वाइज भी सबसे बड़ी है और पॉपुलेशन वाइज भी इंग्लैंड जो है वो इन चारों में से सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, आयरलैंड इज इक्वल टू नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में सारे पॉइंट जो हैं वो बता दिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरीज। ठीक है, जो ब्रिटिश की ओवरसी का मीनिंग यहाँ पे है कि ये टेरिटरीज यूरोप के अंदर नहीं है, ये टेरिटरी जो हैं ओशंस में कहीं कहीं, कोई पैसिफिक ओशन में, कोई अटलांटिक ओशन में, कोई आर्कटिक ओशन में, तो ये पूरे ओशनों में फैली हुई हैं। ठीक है, द ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरीज आल्सो नोन एज द यूनाइटेड किंगडम ओवरसी टेरिटरीज, इनको हम यूनाइटेड किंगडम ओवरसी टेरिटरीज भी बोलते हैं, आर टेरिटरीज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विच आल्दो दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द यानी ये जो यूरोप का पार्ट नहीं बनाती हैं, लेकिन फिर ये यूरोप के अंदर नहीं आती हैं, ये ओशन में है, लेकिन फिर भी ये यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम इटसेल्फ, यानी ये खुद यूरोप के अंदर नहीं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन ये हैं यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट। फॉल अंडर इट्स यूरिडिक्शन। यूरिडिक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो है वो अपना कब्जा करता है, यानी उसको अपनी एक जायदाद की तरह मानता है। They are remnants of the British Empire that have not acquired independence or have voted to remain British territories। तो दोस्तों ये हैं क्या, यानी ये जो ओवरसी टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश की जो ओवरसी टेरिटरीज हैं, ये रेमनेंट्स हैं ब्रिटिश एम्पायर की। जो ब्रिटिश के वर्ल्ड वार से पहले जो ब्रिटिश एम्पायर हुआ करते थे, उन्हीं के रेमनेंट्स हैं, जिनको या तो इंडिपेंडेंस नहीं मिली या इन्होंने खुद ही जो है ब्रिटिश टेरिटरीज यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहने को वोट किया है। ठीक है, इस आपको पता है कि अगर इन्होंने वोट किया होगा ब्रिटिश टेरिटरीज की ही रहने का, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया होगा। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज आर इंटरनली सेल्फ गवर्निंग with the United Kingdom retaining responsibility for defense and foreign relations। इनमें से बहुत सारी टेरिटरी, ये जो ओवरसी टेरिटरीज हैं ब्रिटिश की, इनमें से बड़ी सारी टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी अपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट है उनकी, लेकिन सिर्फ इनकी जो यूनाइटेड किंगडम के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सिर्फ डिफेंस की और फॉरेन रिलेशन की। ठीक है, दे ऑल हैव द ब्रिटिश मोनार्क एज हेड ऑफ द स्टेट। जो मैंने आपको बताया ना, एलिजाबेथ सेकेंड जो 1952 से यहाँ की मोनार्क है, क्यून है, वो राजा भी हो सकता है लेकिन अभी क्यून है। तो ये सारी जो हैं, इन सभी ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरीज का जो हेड है, इन सभी ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरीज का ब्रिटिश मोनार्क एज ए हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, द 14 ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरीज आर, यहाँ पे आप वीडियो पास करके इन सभी को पढ़ सकते हैं। जो 14 ओवरसी टेरिटरीज हैं, इनमें से जो सबसे बड़ी है वो है एंटार्क्टिक, ब्रिटिश एंटार्क्टिक टेरिटरी, एंड स्मॉलेस्ट इज गिब्राल्टर। ठीक है, और जो सबसे छोटी है वो है गिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनकी जो ओवरसी जो मैंने आपको बताया कि ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है,
वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, और जो वो भी पहले ब्रिटिश आइजल का ही, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट हुआ करती थी। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों 1801 तक जो है ब्रिटिश आइजल में जितनी भी कंट्रीज हैं, ब्रिटिश आइजल की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ब्रिटिश आइजल में जितनी भी आइलैंड्स आती हैं वो सारी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। मतलब इनकी अपनी अपनी 1801 से पहले इनकी सारों की अपनी अपनी जो है वो किंगडम हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन 1801 में इनके अंदर एक ट्रीटी साइन हुई, इन सभी यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें इन सभी ने जो है वो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहने का फैसला किया, और फिर एक बड़ा बन गया यूनाइटेड किंगडम। और तब जो इसका नाम था वो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, क्योंकि तब इसमें 1801 में इसमें पूरा आयरलैंड आता था, ठीक है, पूरा आयरलैंड आता था, तो इसीलिए इसका जो नाम है द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड था 1801 के बाद, ठीक है। फिर मतलब 1920 के लगभग जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, आयरिश पीपल जिनको हम बोलते हैं, तो उनको लगा कि नहीं भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो फिर उन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने की, और फिर आखिर में उनको 1920 के लगभग उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की, और आखिर उनको एंड में 1921 को जो है वो इंडिपेंडेंस मिली, और 1921 से ये जो है इनका वहाँ पे इंडिपेंडेंस इफेक्टिव हो गई। और फिर जब 1921 में इनको इंडिपेंडेंस मिली तो तब जो यूनाइटेड किंगडम रह गया उसका नाम भी चेंज हो गया, क्योंकि अब आयरलैंड पूरा नहीं ना रहा, तो इसीलिए फिर इसका नाम जो है वो पड़ गया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यहां तक समझ आ गया आपको? तो नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ते हैं फ्रांस ओवरसीज टेरिटरीज, ठीक है। फ्रांस को दोस्तों, जो फ्रांस की ओवरसीज है ना, इसको हम फ्रांस ओवरसीज टेरिटरीज नहीं बोलते हैं, इनको हम सिर्फ बोलते हैं फ्रांस ओवरसीज। अब मैं आपको ये भी डिफरेंस समझा देता हूँ कि इनको हम फ्रांस ओवरसीज क्यों बोल रहे हैं और उनको हम ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं उनके पास इतने अधिकार नहीं है जैसे ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो 4 कंट्रीज़ आ रही हैं, तो जो 4 कंट्रीज़ के पास जितने राइट्स हैं उतने राइट्स यूनाइटेड किंगडम की जो टेरिटरीज़ हैं, जो ब्रिटिश टेरिटरीज हम जिनको बोल रहे हैं, उनके पास इतने राइट्स नहीं हैं। यानी वो वहाँ के प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकती, ठीक है। वो जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको सेंट्रल पार्लियामेंट होगी, वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, तो उनको कम अधिकार है, इसलिए उनको ब्रिटिश टेरिटरीज बोलते हैं। लेकिन फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं इनको हम फ्रांस ओवरसीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन ओवरसीज में जो टेरिटरीज हैं उनको फुल अधिकार हैं। जैसे फ्रांस की जो कंट्रीज़ हैं, कंट्री है, वहाँ के लोगों को जो अधिकार हैं वही उनको भी अधिकार हैं, इसीलिए हम इनको टेरिटरीज नहीं बोलते हैं। ओवरसीज फ्रांस कंसिस्ट ऑफ ऑल फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज आउटसाइड यूरोप। ये भी यूरोप से सारी ये जो ओवरसीज हैं फ्रांस की, ये भी यूरोप से बाहर हैं सारी, लेकिन यहाँ पे फ्रांस ही एडमिनिस्ट्रेट करता है इनको। मोस्टली रिमेन्स ऑफ द फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर, जैसे वो ब्रिटिश एम्पायर के रेमिनेंट्स थे ऐसे ही ये फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर के रेमिनेंट्स हैं। ऑल टेरिटरीज एस्पेक्ट दोज विद नो परमानेंट। तो दोस्तों ये जो हैं ये ब्रिटिश आइजल्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये हैं ब्रिटिश, ये जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज है ना, ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं। यहाँ पे आप ये गिब्राल्टर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये गिब्राल्टर है, ठीक है, तो ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि जिनमें कोई परमानेंट इनहेबिटेंट्स नहीं है, यानी जिनमें परमानेंट लोग नहीं रहते हैं, हैव रिप्रेजेंटेशन, जिनमें परमानेंट, ये जो फ्रांस की ओवरसीज हैं, ठीक है, इनको हम टेरिटरीज नहीं बोल रहे, ये जो फ्रांस की ओवरसीज हैं इनको जो है फ्रांस के दोनों हाउसेस में, जो नेशनल असेंबली और सेनेट, जो 2 पार्लियामेंट्री हाउसेस हैं फ्रांस में, उन दोनों हाउसेस में इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है।
वे टुगेदर मेक अप द फ्रेंच पार्लियामेंट। ये दोनों हाउसेज जो फ्रांस के हैं ये पार्लियामेंट बनाते हैं वहाँ की। तो ये जो ओवरसीज़ हैं फ्रांस की उनको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी जाती है। इसका मीनिंग सिंपली यही है कि जो फ्रांस की ओवरसीज़ है इनको फुल अधिकार हैं, जैसे फ्रांस कंट्री के लोगों के लिए ऐसे इन ओवरसीज़ के को भी फुल अधिकार हैं, लेकिन ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं जो उनको पूरे अधिकार नहीं हैं। ऐसे ही जब हम यूनाइटेड स्टेट की टेरिटरीज़ पढ़ेंगे तो उनको भी पूरे अधिकार नहीं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी ये जो फ्रांस की ओवरसीज़ हैं ये जब फ्रांस का प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तो फ्रांस में प्रेसिडेंट की इलेक्शन को वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द 11 इनहेबिटेड फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज, और यहाँ पे जो 11 इनहेबिटेड यानी इनहेबिटेड का मीनिंग यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे जो 11 इनहेबिटेड टेरिटरीज हैं वो हैं फ्रेंच गुयाना, ये नाम आप वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं। द 2 इनहेबिटेड ओवरसीज टेरिटरीज आर, और इसमें से जो ओवरसीज टेरिटरीज जिनमें कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है वो हैं क्लिपर्टन एंड फ्रेंच साउथर्न एंड एंटार्क्टिक लैंड्स। इसमें सबसे बड़ी जो है वो फ्रेंच गुयाना है एंड स्मॉलेस्ट इज सेंट बार्थलमी। ठीक है, जो सबसे बड़ी है वो फ्रेंच गुयाना एंड स्मॉलेस्ट इज सेंट बार्थलमी। चलिए हम पहले मैप में देखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं आगे यूनाइटेड स्टेट्स की ओवरसीज टेरिटरीज। तो आप ये याद रखना है कि ओवरसीज हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको जो है टेरिटरीज इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनको पूरे अधिकार हैं जैसे फ्रांस के लोगों के हैं। तो दोस्तों इसमें से जो फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पे ये जो फ्रेंच गुयाना टेरिटरीज है ओवरसीज़ है फ्रांस की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसीलिए है क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। जब मान सपोज करिए आपकी जैसे कोई टेरिटरी है जो दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में जाके है, लेकिन इसके ऊपर राज जो है वो है किसका? फ्रांस का, जो यूरोप में है। लेकिन ये जो फ्रेंच गुयाना है ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। तो इसीलिए ये जो फ्रेंच गुयाना टेरिटरी है ओवरसीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेरिटरीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपने ध्यान रखना है कि इनको हम टेरिटरीज ब्रिटिश के केस में भी टेरिटरीज बोलेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स के भी टेरिटरीज बोलेंगे, और डिफरेंस में यही रहेगा कि इनके पास पूरी पावर नहीं है, यानी इनको पूरे अधिकार नहीं है, लेकिन जो फ्रांस की ओवरसीज़ हैं उनको पूरे अधिकार हैं, इसीलिए हम उनको टेरिटरीज नहीं बोलते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटरीज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरीज हैं ये एक जोग्राफिकल एरिया है इन द पैसिफिक ओशन एंड द कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में और पैसिफिक ओशन में ये एक जोग्राफिकल एरियाज हैं। These territories fall under the jurisdiction of the United States federal government but do not hold the same status as the 50 states of the United States। ये जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स की यूरिडिक्शन में ही आती हैं, यानी यहाँ पे जो कब्जा है या जहाँ पे जो रूल करता है वो अमेरिका ही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ही करती हैं। जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ पहले फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। फ्रेंड्स, फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं, जहाँ प्रोविंस बोल लो या स्टेट्स बोल लो, जहाँ भी उस कंट्रीज में होती होंगी, तो वहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं उनको फुल पावर दी गई होती हैं। ठीक है, जो वहाँ की स्टेट्स की लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनको फुल पावर होती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर्स होती है इंटरनेशनल रिलेशन की या फॉरेन रिलेशन की बोल लीजिए आप। ठीक है, डिफेंस की और फॉरेन रिलेशन की पावर जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, बाकी सारी पावरें जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और ऐसी हम गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जब हम अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक फेडरल गवर्नमेंट को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, हम भारत में भी एक फेडरल गवर्नमेंट ही कह सकते हैं। बट लेकिन जो 50 स्टेट्स आती हैं ना यूनाइटेड स्टेट के अंदर, जो 50 स्टेट्स आती हैं, तो जो स्टेटस 50 स्टेट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं उनको दिया गया है वो स्टेटस इन टेरिटरीज को नहीं मिला है। यानी इनको पूरे अधिकार, जैसे 50 स्टेट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो अधिकार उनको हैं, जैसे वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट कर सकते हैं,
वो अपनी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ये जो टेरिटरीज हैं ये प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकती और ना ही ये सेंट्रल हाउस में रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स करंटली एडमिनिस्टर 3 टेरिटरीज इन द कैरिबियन सी एंड 11 इन द पैसिफिक ओशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो करंटली 3 टेरिटरीज जो कैरिबियन सी में एडमिनिस्टर करता है और 11 टेरिटरीज जो है वो पैसिफिक ओशन में एडमिनिस्टर करता है। 5 टेरिटरीज अमेरिकन समोआ, गुआम। तो दोस्तों ये हैं, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। द नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स, प्यूर्टो, ये सारे आप नाम वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं। द अदर 9 आर स्मॉल आइलैंड्स, अटॉल्स एंड रीफ्स। और जो बाकी की 9 टेरिटरीज हैं वो जहाँ तो अटॉल्स हैं, रीफ्स हैं। अटॉल्स और रीफ्स दोस्तों ये आइलैंड से भी छोटे छोटे पार्ट, मान लीजिए अब आइलैंड जो होती हैं उससे भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, विद नो परमानेंट पॉपुलेशन, और इनमें कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। Residents of the United States territories cannot vote for the President of the United States and they do not have full representation in the United States Congress। वही जो मैंने आपको बताया कि जो लोग इन टेरिटरीज में रहते हैं वो ना ही यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हैं और ना ही उनको यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की जो पार्लियामेंट है उनमें उनको फुल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इनमें जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं यूनाइटेड स्टेट की, फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल जोन्स ऑफ चाइना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम स्पेशल रीजन या स्पेशल जोन बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, इसमें सारी नहीं मैंने मेज में लाई हैं, लेकिन ये हैं ओवरसीज टेरिटरीज। इनमें से कुछ हैं जो ओवरसीज टेरिटरीज है, जैसे ये गुआम है, ठीक है ना, जैसे ये गुआम है, तो ये ओवरसीज टेरिटरीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल रीजन्स ऑफ चाइना। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना, इसमें मैं हर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, SAR, जब भी आपको शॉर्ट फॉर्म देखे SAR, इसका मीनिंग है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, आर वन टाइप ऑफ प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट जो है समझने वाले हैं आपको। पहले तो आपने ये सुना प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे दोस्तों भारत को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये स्टेट्स में क्यों डिवाइड हम करते हैं वो मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था। जो मैंने पॉलिटिकल डिवीजन इस सीरीज़ की पार्ट 1 वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कंट्री को स्टेट्स में तब्दील क्यों करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे भारत में स्टेट्स होती हैं ना, ऐसे ही चाइना में मतलब एडमिनिस्टर करने के लिए 4 टाइप की जो हैं वो डिवीज़न की गई हैं। ये 4 टाइप की डिवीज़न कौन सी होती हैं? पहले हो गई प्रोविंसेस, नंबर 1 प्रोविंसेस, नंबर 2 म्यूनसिपैलिटीज़, नंबर 3 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, और नंबर 4 ऑटोनॉमस रीजन जैसे तिब्बत है। ठीक है, तो चाइना में 4 प्रकार की डिवीजन्स हुई हैं। चाइना कंट्री ने अपने रीजन्स की 4 प्रकार से डिवीजन की हुई हैं, प्रोविंसेस, म्यूनसिपैलिटीज़, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, ऑटोनॉमस रीजन जैसे तिब्बत है। तो यहाँ से आपको प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन समझ आ गया कि ये उन्हीं 4 डिवीजन में से एक टाइप की डिवीजन है जिसको हम प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बोल रहे हैं। ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्या मीनिंग है? दोस्तों जब हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलेंगे ना, उसका सिंपली मीनिंग होगा कि चाइना के ही लोग। ठीक है, लेकिन जब हम रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलेंगे तब मीनिंग होगा ताइवान। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना कौन है? ताइवान। और पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना का मीनिंग है चाइना के ही लोग। डायरेक्टली अंडर सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट, तो ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं ये सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट जो चाइना की है उसके डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल आते हैं। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, एज ए रीजन दे पोजेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन चाइना। ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स हैं या रीजन्स हैं चाइना के, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी चाइना में पोजेस करते हैं। दोस्तों हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ना, लोकल गवर्नमेंट जो है, यहाँ की अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है और उसके पास बड़ी सारी पावर्स, यानी अक्सर सारी पावर उसके पास होती हैं
ऑटोनॉमी इस रीजन में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में जो रीजन्स हैं इनके पास अपनी गवर्नमेंट होती है, उसके बाद फुल पावर होती है। सिर्फ चाइना जो है, चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीपल्स गवर्नमेंट, सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट, उसके पास सिर्फ डिफेंस और फॉरेन रिलेशन की पावर होती है, बाकी इनके पास अपनी पावर्स होती हैं लोकल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। यहाँ हमारे पास 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं चाइना के, नेमली द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड मकाऊ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना में, हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग वाज ए ब्रिटिश डिपेंडेंसी एंड मकाऊ वाज ए पोर्टुगीज डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे ये इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, जो हांगकांग है वो ब्रिटिश ने 99 ईयर के लिए चाइना से लीज पे लिया हुआ था। लीज का मीनिंग है कि कानूनी तौर पे किराए पे लिया हुआ था, ठीक है। यानी वहाँ पे कुछ कोई प्रोडक्ट लगाया होगा या कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई फैक्ट्री लगाई होगी, कुछ भी लगाया होगा। जो हांगकांग है वो ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश ने 99 ईयर के लिए लीज पे लिया हुआ था और फिर इसको 1997 में चाइना को वापस दे दिया था, ठीक है। और जो मकाऊ है वो पोर्टुगीज़ ने किराए पे लिया हुआ था चाइना को से, और जो 1999 को चाइना को वापस दिया था। तो इस लाइन का ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। करंटली द 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अफेयर्स एस्पेक्ट दोज रिगार्डिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड नेशनल डिफेंस। वही जो मैंने आपको बताया कि अभी ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं इनमें इनके पास अपनी गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं। सिर्फ इनके जो कंट्रोल चाइना की पीपल्स गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट है चाइना की, उसका इनके ऊपर कंट्रोल सिर्फ किसका है, एक आएगा अफेयर्स का और एक आएगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एंड नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस जो है वो भी अंडर द पीपल्स गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट रहेगी, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन अफेयर्स होते हैं हमारे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम मैप में देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना आप सामने देख रहे हो, ये है चाइना, और यहाँ पे दोस्तों ये है मकाऊ और ये है हांगकांग, ठीक है, और ये है ताइवान। अब ताइवान के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। ये है ताइवान। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब आपके लिए लास्ट में होंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आइए जल्दी से हम इन पॉइंट्स को समझते हैं। द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि जो उसके पास अपनी गवर्नमेंट होती है उसके पास पूरे अधिकार होते हैं। और जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, याद रखिएगा तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना बोलते हैं। और Xinjiang ऑटोनॉमस रीजन called Tibet or Xinjiang for short is a province level autonomous region of the People's Republic of China in southwest China, ठीक है। ये प्रोविंस लेवल ऑटोनॉमस रीजन्स हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, जो साउथ वेस्ट चाइना के आते हैं। तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इशू दैट हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तिब्बत दोस्तों जैसे कह रहा है कि तिब्बत हिस्ट्री का एक बड़ा टेंशन का मुद्दा रहा है, टॉपिक रहा है, जो इंडिया और चाइना के बीच में इसके लिए टेंशन बनी रहती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय से समय हिस्ट्री में चाइना जो है वो क्लेम करता है, यानी चाइना जो है वो दावा करता है कि भाई तिब्बत के कंट्रोल करता है, ठीक है, तिब्बत पे कंट्रोल करने का दावा करता है। और टाइम टू टाइम जो है वो तिब्बत कहता है नहीं जी हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तिब्बत कहता है कि नहीं जी हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन चाइना जो है वो दावा करता है कि ये भाई हमारा कंट्रोल है इसके ऊपर। इन 1950 चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 1950 में चाइना ने जो है वो तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया था। लार्ज सेक्शन ऑफ द तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। और बड़ी सारी मतलब बहुत ज़्यादा जो तबका था तिब्बत का, उसने इस टेक ओवर का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन फिर भी चाइना ने टेक ओवर कर लिया था। इंडिया ट्राई टू परस्यूड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। ये दोस्तों इंटरेस्टिंग है कि भारत ने बड़ी कोशिश की थी, भारत ने चाइना को ये मनाने की बहुत कोशिश की कि भाई तिब्बत को इंडिपेंडेंस घोषित कर दो, लेकिन चाइना ने नहीं माना था और चाइना ने 1950 को तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया था।
नेक्स्ट है व्हेन द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंडिया और चाइना के बीच में 1954 को पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था थ्रू वन ऑफ इट्स क्लासेस अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, इंडिया रिस्पेक्टेड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत। तो जब पंचशील एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में साइन किया गया 1954 को, ये डेट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक क्लास के बीच में ये लिखा गया था कि हम एक दूसरे की नेशन की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है कि एकता, ठीक है। इंटीग्रिटी हो गई एकता, और सोवरेनिटी हो गया कि अगर किसी के कोई कंट्री कहती है भाई इस एरिया के ऊपर मेरा अधिकार है, तो हम भाई उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा इसमें पंचशील एग्रीमेंट के एक क्लास में लिखा गया था। तो फिर इंडिया ने जब ये पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ तो इंडिया ने मान लिया था भाई हाँ चाइना का ये क्लेम कि तिब्बत जो है उसके कंट्रोल में है। ताइवान ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों ताइवान जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, जब हम बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलेंगे तब मीनिंग होगा कि चाइना के ही लोग, लेकिन जब हम सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलेंगे उसका मीनिंग होगा ताइवान। अब ताइवान के बारे में क्या पॉइंट है वो सुन लीजिए। ताइवान ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज़ ए कंट्री इन ईस्ट एशिया। ये एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे ये कंट्री है ताइवान। चाइनाज नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, चाइनाज की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी विच वॉज डिफीटेड इन ए सिविल वार बाय द कम्युनिस्ट इन 1949। जो 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है अभी चाइना में जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इस चाइनाज नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को 1949 में हरा दिया था। और उसी गवर्नमेंट ने, ये जो चाइनाज नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है 1949 से पहले, इसी गवर्नमेंट ने ताइवान को जो है वो अपने देश से निकाल दिया था। एग्जाइल्ड का मीनिंग होता है अपने देश से निकाल देना। तो ताइवान को इस गवर्नमेंट ने अपने देश से निकाल दिया था और फिर उसके बाद ताइवान ने जो है वहाँ पे अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ताइवान हैज़ बीन एंटायरली सेल्फ रूल्ड सिंस देन। और तब जब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा ताइवान को बाहर निकाल दिया गया अपनी कंट्री से, तो फिर ताइवान ने वहाँ पे अपनी सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट बनाई। फिर भी चाइना क्लेम्स द आइलैंड एज ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। लेकिन फिर उसके बाद जब उस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा हरा दिया गया 1949 के बाद, और फिर जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो अब तब से जो चाइना है वो ताइवान पे क्लेम करता है, यानी दावा करता है कि ताइवान भी जो है वो मेरा ही पार्ट है। लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप में कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ए कॉमनवेल्थ रियालम इज ए कंट्री विच हैज़ द मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ इट्स मोनार्क आल्सो। ठीक है। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ रियालम का मीनिंग यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूँ। तो कॉमनवेल्थ रियालम ये एक ऐसा मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके बीच में कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बीच में बड़ी सारी कंट्रीज़, पहले 52 कंट्रीज़ आती थी, लेकिन अभी करंटली 2021 में 16 कंट्रीज कॉमनवेल्थ रियालम के अंदर आती हैं। इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ होता है, जो एग्रीमेंट होता है ये बल्कि मतलब कॉरपोरेशन के लिए, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के लिए ही होता है। और इसके जो इस कॉमनवेल्थ रियालम का जो हेड रहता है वो रहता है मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो मोनार्क है जो अभी एलिजाबेथ सेकंड है, वही इस कॉमनवेल्थ रियालम के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन सभी का मोनार्क हेड रहता है। ए रेमिनेंट ऑफ ब्रिटेन्स फॉर्मर कॉलोनियल एम्पायर, दीज स्टेट्स रिकॉग्नाइज एलिजाबेथ सेकंड एज देयर क्वीन बट आर अदरवाइज होली इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स। ठीक है। ये जितनी भी इसके बीच में कंट्रीज आती हैं कॉमनवेल्थ रियालम के अंदर, वो सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। सिर्फ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और जो एग्रीमेंट भी किसके लिए है, मतलब रिलेशंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है। तो उसको ये जो एग्रीमेंट है इसके जो हेड, इन सारी कंट्रीज़ का जो हेड है वो यूनाइटेड किंगडम का जो मोनार्क है क्वीन, वही इसकी हेड है। और ये सारी कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। और करंटली 2021 में 16 कंट्रीज जो है वो कॉमनवेल्थ रियालम के अंदर
आती हैं। तो अगर मैं आपके भारत की बात करूं तो इंडिपेंडेंस से पहले जब भारत पे ब्रिटिशर का राज हुआ करता था, तब जो भारत था वो भी इस कॉमनवेल्थ रियालम का ही पार्ट था, लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद से भारत इसका पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट अमंग देम आर, और इस कॉमनवेल्थ रियालम में से जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पपाऊ एंड न्यू गिनी। ये सारी कंट्री जो हैं वो कॉमनवेल्थ रियालम के अंदर आती हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं आज के जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ये दोस्तों आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंच गुयाना ए फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो फ्रेंच गुयाना है यानी फ्रेंच की जो ओवरसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये किसी अनदर कॉन्टिनेंट में जाके आती है। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। तो इसका सही आंसर आ गया साउथ अमेरिका। टू विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ चाइना डज मकाऊ बिलोंग टू। तो जो मकाऊ है वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर आता है? ये जो याद रखना है आपको कि जो मकाऊ है और हांगकांग है ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स ऑफ चाइना के अंदर आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? डी पार्ट, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का जो पार्ट है, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड ये तीनों कंट्रीज ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आती हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आयरलैंड के अंदर आता है, ठीक है, वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरीज इज लोकेटेड इन द कैरिबियन सी। इनमें से कौन सी टेरिटरीज जो हैं ब्रिटिश की कैरिबियन सी के अंदर आती हैं? तो ये तीनों टेरिटरीज जो हैं वो कैरिबियन सी में ही आती हैं। तो इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज पंचशील एग्रीमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचशील एग्रीमेंट इंडिया, भारत और चाइना के बीच में कब साइन किया गया था? 1954 को। ये आसान क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ये लेक्चर लंबा हुआ होगा क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत ही कंसेप्चुअल था, एक एक वर्ड इसमें समझाने वाला था। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक वर्ड इसमें समझा सकूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जो लगातार हम इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की, जो आपका जनरल नॉलेज का पार्ट रहता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरल नॉलेज का पार्ट रहता है उसको हम लगातार कवर कर रहे हैं। उसमें हम स्पेशल रेफरेंस टू JNK वाला पार्ट भी कवर कर रहे हैं, और जो हमारा सेंट्रल लेवल पे जो हमारी जनरल नॉलेज होती है वो भी हम लगातार कवर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ठीक सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।